ये क्वेश्चन होमवर्क में हमने दिया था आपको, और इस क्वेश्चन में था कि दिस इज द कैपेसिटर in which there are the three different dielectric K1, K2, K3 are filled like this in the figure. We want to find out the net capacitance of the conductor, this capacitor, and a net dielectric constant of given capacitor. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं आज, देखते हैं कि क्या आया था, क्या आएगा इसका आंसर हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको तीन अलग अलग डिफरेंट कैपेसिटर में हमने इसको डिवाइड कर लिया। अगर आपको दिख रहा हो तो ये K1 हो गया, this is K2 and this is K3. So these are the three different capacitor. इसमें से K1 K2 are connected in the parallel combination and these K1 K2 या C1 C2 भी हम कह सकते हैं, this C1, this is C2 and this is C3. तो C1 C2 पैरेलल में है और फिर जो कॉम्बिनेशन आएगा वो C3 के साथ सीरीज में है। तो सबसे पहले C1 की वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज C1? C1 आएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 K1 डिवाइडेड बाई D बाई 2। तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन D। सिमिलरली व्हाट इज C2? C2 कितना आएगा हमारे पास, अगर हम देखें तो C2 भी कुछ ऐसा ही आएगा जो हमारे पास आया है। क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 K2 डिवाइडेड बाई D बाई 2। तो इसमें से भी अपॉन वाला 2 कैंसिल हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन D। तो ये हमारे पास C1 C2 आ गया। हम पहले C3 भी निकाल लेते हैं इस तरह से। तो C3 की वैल्यू हम देखेंगे तो ये होगा एप्सिलॉन नॉट। अब C3 में ये पूरा एरिया हम लोग कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ A रहेगा, A K3 डिवाइडेड बाई, और लेकिन जो डिस्टेंस है ये वाली, ये अभी भी D बाई 2 है, तो इसको हम लोग D बाई 2 रखेंगे, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A K3 अपॉन D। तो दिस इज योर C1 C2 एंड C3। अब हमको पता है कि C1 C2 आर कनेक्ट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे आएगा C1 एंड C2 आर कनेक्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देयरफॉर तो C पैरेलल इज इक्वल टू होता है C1 प्लस C2। तो यहाँ पे CP की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट A K2 बाई D। इसको अगर हम सॉल्व करके CP की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे दिखता है कि एप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन, एप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन। अब बचेगा क्या? K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 मैंने लिख दिया, तो दिस इज योर CP। अब अगर हम इस सर्किट डायग्राम को रिड्यूस करें तो ये सर्किट डायग्राम हमको कुछ ऐसा मिलेगा, ये मेरे पास C3 रहेगा और C1 C2 का जो रिजल्टेंट कैपेसिटर आएगा वो आएगा CP, कुछ इस तरह से। तो ये मेरे पास एक रिजल्टेंट रिजल्टेंट डायग्राम बना। अब C3 एंड CP आर इन सीरीज, तो लिखेंगे C3 एंड CP आर इन सीरीज। जब ये दोनों सीरीज में रहेगा तो इसका जो इक्विवेलेंट आता है CS इक्विवेलेंट, उसमें लिखा जाता है C3CP डिवाइडेड बाई C3 प्लस CP। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। C3 की वैल्यू हमको ऊपर से मिल जाएगी, CP की वैल्यू भी हमको ऊपर से मिल जाएगी, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो नाउ द CS इज तो सबसे पहले हमको डिवाइडेड बाई बड़ा सा लगा लेते हैं। अब हमको ऊपर लिखना था C3 इंटू CP, तो C3 इंटू CP की वैल्यू जब देखेंगे तो C3 की वैल्यू है हमारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट A K3 डिवाइडेड बाई D इंटू, और जो CP की वैल्यू आई है मेरे पास, CP की वैल्यू आई है एप्सिलॉन नॉट A बाई D K1 प्लस K2। ये आप पीछे से देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है CP एप्सिलॉन नॉट A बाई D K1 प्लस K2, और C3 की वैल्यू है 2 एप्सिलॉन नॉट A K3 अपॉन D। तो वो मैंने यहाँ रख दी। अब इसी तरह से डिनोमिनेटर में जाएंगे तो C3 प्लस CP है, तो C3 की वैल्यू है 2 एप्सिलॉन नॉट A K3 अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाई D K1 प्लस K2। ठीक है, यहाँ से जो कॉमन हो रहा है इसको आप कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में तो आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर D स्क्वायर K3 K1 प्लस K2, और डिनोमिनेटर में जो कॉमन आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और ब्रैकेट में बचेगा 2K3 प्लस K1 प्लस K2। ये आपके पास बचेगा ब्रैकेट के अंदर।
और ऊपर वाले में हमारे पास क्या बचेगा, हम इसको अगर सॉल्व करें, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होल स्क्वायर 2k3 k1 प्लस k2। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी 2k3 k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई 2k3 प्लस k1 प्लस k2, या k1 प्लस k2 प्लस k3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास सी एस की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी एस। ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं सी एस। ये हमारे पास एक रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आ गया। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप बताइए हम। Now we want to find out the second question. What is the net dielectric constant of given capacitor? So let us suppose the medium between these two metal plate is K. यहाँ पे K डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मेटल प्लेट है। तो हम क्या करेंगे, हमने एक सिंगल मतलब हम क्या करेंगे, एक सिंगल ले लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हमने एक K डायलेक्ट्रिक का पूरा मटेरियल भर दिया इस पूरे पूरे मीडियम में। तो क्या होगा, जब के का भर देंगे तो इसका जो कैपेसिटेंस आना चाहिए एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी आना चाहिए। लेकिन मैंने अभी जब पीछे निकाला था तो वो आया था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी 2k3 k1 प्लस k2 अपॉन दिस। तो ये जो है इस सी के इक्वल होना चाहिए। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 दे दूं, इसको इक्वेशन 2 दे दूं, तो ये 1 और 2 को हमें इक्वेट करना होगा। तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो जब इसको इक्वेट करेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी 2k3। अब स्पेस थोड़ा सा मेरे पास शायद कम पड़ेगा यहाँ पे, तो थोड़ा छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को दिक्कत होगा। ठीक है, ये आएगा तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा k इज इक्वल टू 2k3 k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 प्लस 2k3। तो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक ऑफ द कैपेसिटर। नाउ द न्यू क्वेश्चन इज देयर आर द टू कंडक्टर्स, स्फेरिकल कंडक्टर, और कोई भी रैंडम बॉडी भी ले सकते हैं हम लोग स्फेरिकल ले रहे हैं अभी। तो इसमें पहले वाले का रेडियस r1 है, दूसरे वाले का रेडियस r2 है। फर्स्ट वाले पे चार्ज q1, वोल्टेज या पोटेंशियल v1, कैपेसिटेंस c1 एंड द एनर्जी इज u1। सिमिलरली ऑन द सेकेंड कंडक्टर द चार्ज इज q2, voltage is v2, capacitance is c2 and the energy is u2। after this we connect both conductor by a conducting wire। हमने क्या किया, दोनों कंडक्टर को एक कंडक्टिंग वायर से अटैच कर दिया। अब हम जैसे ही इस पूरे दोनों कंडक्टर को हम लोग कंडक्टिंग वायर से अटैच करेंगे, ठीक है, जितनी हमने अटैच कर दिया, तो नाउ द हमको जो क्वेश्चन है वो यही है, व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस, सॉरी न्यू चार्ज, व्हाट इज द न्यू वोल्टेज, व्हाट इज द न्यू वोल्टेज, व्हाट कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा, कैपेसिटेंस उतना ही रहेगा, तो यहाँ पे C1 C2 ही रहेगा। एंड व्हाट इज द न्यू एनर्जी U1 प्राइम एंड U2 प्राइम। ठीक है, ये हमें निकालना है यहाँ पे। ठीक है, फाइंड न्यू चार्ज, पोटेंशियल, वोल्टेज, पोटेंशियल ही मतलब वोल्टेज होता है, पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी इन दी प्रोसेस। तो ये हमको निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, और वो ये याद रखनी है कि जब हम लोग दो डिफरेंट कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, या डिफरेंट कैपेसिटेंस को या कंडक्टर को आपस में किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे, तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस टॉपिक का नाम भी रखा जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो इसमें जो पोटेंशियल होगा दोनों बॉडी का
after connecting the wire are same. Potential on both the body are same after connecting the wire. ये याद रखना है. Potential of both body or conductor are same after connecting them with a conducting wire. ये आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो याद रखनी है. अच्छा, ऐसा होता क्यों है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इसका रीजन क्या है? देखिए, अगर सपोज कर लीजिए कि V1 की वैल्यू V2 से ज्यादा है, लेट अस सपोज द V1 इज ग्रेटर देन V2, तो होगा क्या कि V1 के पास ज्यादा पोटेंशियल है, V2 के पास कम पोटेंशियल है, तो चार्जेस जो है वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल तक फ्लो करते हैं, तो चार्जेस यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, और जब तब तक फ्लो होते रहेंगे जब तक वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा. जैसे ही वो पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म होने का मतलब है कि दोनों बॉडी के ऊपर पोटेंशियल सेम हो गया, तभी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा. तो whenever the potential difference becomes zero, the distribution of charges become zero. तो यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ही हम लोगों ने किसी दो कंडक्टर को, अलग अलग चार्ज कंडक्टर को, अलग अलग पोटेंशियल वाले कंडक्टर को आपस में कनेक्ट किया, तो वहाँ पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और वो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के ऊपर सेम पोटेंशियल नहीं आ जाएगा, और जब सेम पोटेंशियल आ जाएगा तो उस पोटेंशियल का नाम रखते हैं हम लोग कॉमन पोटेंशियल. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना V1 प्राइम और V2 प्राइम, ये दोनों सेम रहेंगे. तो यहाँ पे जो V1 प्राइम और जो ये V2 प्राइम है, बोथ आर इक्वल टू V, एंड दिस V इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल. इसे हम लोग बोल देंगे कॉमन पोटेंशियल. ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये कॉमन पोटेंशियल निकालना है, V1 और V2. ठीक है, अब इसे हम निकालेंगे कैसे, तो उसके पहले कुछ हम लोग स्टेप फटाफट देखते रहते हैं, हम लोगों को समझ में आ जाएगा. पहला स्टेप देखिए, तो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज. व्हाट इज टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग? टोटल चार्ज वो होगा हमारे पास Q1 प्लस Q2, और आफ्टर कनेक्टिंग तो यहाँ पे Q1 प्राइम और Q2 प्राइम है. सॉरी, मैंने यहाँ पे Q1 लिख दिया है, तो ये भी ये Q2 प्राइम होगा हमारे पास. तो ये Q1 प्राइम और Q2 प्राइम जो होगा वो भी ऐड करने पे हमको यही मिलना चाहिए, क्योंकि चार्जेस कंजर्व होते हैं, ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है. Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम. तो ये हमारा हो गया एक इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब जरा आप यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए. अब सोचिए, अगर हमारे पास पहले वाले का कैपेसिटेंस C1 है, पहले वाले का वोल्टेज V1 है, तो यहाँ पे क्या हम लोग Q1 इज इक्वल टू C1 V1 लिख सकते हैं, Q2 इज इक्वल टू C2 V2 लिख सकते हैं. सिमिलरली आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्टिंग Q1 प्राइम की वैल्यू लिखा जाएगा C1V, एंड Q2 प्राइम की वैल्यू लिखा जाएगा C2V. अब हम इन सबको उठा के इक्वेशन में पुट कर दें, तो पुट इन 1. जैसे ही रखेंगे तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे हमको क्या मिलेगा कि C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1V प्लस C2V. तो हमको यहाँ से V की वैल्यू मिल जाएगी. V मतलब कॉमन पोटेंशियल. तो दिस इज योर कॉमन पोटेंशियल, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2. दिस इज कॉमन पोटेंशियल. ये आपका एक आंसर आ गया. नाउ द Q1 प्राइम is C1V, तो therefore Q1 prime is equal to C1V1 plus C2V2 upon C1 plus C2. ये हो जाएगा. सिमिलरली Q2 प्राइम इज इक्वल टू, तो Q2 प्राइम की वैल्यू हो जाएगी C2V, तो C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2. ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास दो क्वेश्चन हो गए. तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3.1 और 3.2 कर दे रहे हैं, या इक्वेशन नंबर 3 ले ले रहे हैं, दोनों में से आ जाएगा समझ में. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, क्योंकि दो बॉडी थी तो एक पे से चार्ज ट्रांसफर हो दूसरे पे गया होगा. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने पहले से एज्यूम कर ली है कि V1 इज ग्रेटर देन V2, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे. V1 इज ग्रेटर देन V2, ये हम पहले से लिए हुए हैं.
अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर चार्जेस 1 से 2 पे जा रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि 1 के ऊपर पोटेंशियल ज़्यादा है, तभी उसके ऊपर से चार्ज ट्रांसफ़र होंगे, तो 1 वाले पे पोटेंशियल कम हो जाएगा। जो चार्ज ट्रांसफ़र की हम बात करेंगे फिर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q1 प्राइम। क्यों लिखेंगे Q1 माइनस Q1 प्राइम? क्योंकि Q1 प्राइम जो है कम होगा, Q1 ज़्यादा होगा, क्योंकि V1 ज़्यादा है तो उसी के ऊपर से चार्ज ट्रांसफर होकर जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे वैल्यू को रख के। तो अब वैल्यू क्या क्या आएंगी देखते हैं। जो Q1 होगा इसे हम लोग लिख सकते हैं C1 V1, और Q1 प्राइम की वैल्यू मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में रखी हुई है, तो यहाँ से निकाल लें। तो ये आएगा C1 ब्रैकेट में C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसे आप सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ना आफ्टर सॉल्विंग दिस हमने क्या किया, पहले C1 प्लस C2 का एलसीएम लिया, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2 V1 आएगा, माइनस C1 स्क्वायर V1 माइनस C1 C2 V2। C1 स्क्वायर V1 कैंसिल, C1 C2 V1 माइनस C1 C2 V2, C1 C2 कॉमन कर लिया मैंने, तो ये मेरे पास चार्ज ट्रांसफर आ गया। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब इसी तरह से अगर हम देखें कि सेकेंड बॉडी के ऊपर चार्ज इंक्रीज हुआ है, तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीज हुआ है, तो वो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, Q2 प्राइम माइनस Q2 करेंगे, तो वो भी इतना ही आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर हम लिखें कि अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीज, अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीज्ड ऑन सेकेंड बॉडी, तो ये हमारे पास आएगा Q2 प्राइम माइनस Q2। और जब इस Q2 प्राइम माइनस Q2 की वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज ऑल्सो कम्स टू Q विच इज इक्वल टू C1 C2 V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो ये फिर से उतना ही वैल्यू देगा। तो नाउ हम लोगों को निकालना है चेंज इन एनर्जी या लॉस इन एनर्जी। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमने चेंज इन ट्रांसफर ऑफ चार्ज निकाल ही चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए कि मैंने दो बॉडी कंसिडर की, बॉडी ए एंड बॉडी बी। बॉडी ए के ऊपर एनर्जी U1 है, बॉडी बी की एनर्जी U2 है। तो U1 की वैल्यू मैंने निकाला यहाँ पे, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ U1 इज इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ U2 1/2 C2 V2 स्क्वायर। फिर हमने क्या किया कि इनिशियल एनर्जी निकाली। इनिशियल एनर्जी का मतलब कि U1 प्लस U2 कनेक्शन के पहले की एनर्जी। तो वो हमने जब U1 U2 की वैल्यू रखी तो वैल्यू आ गई 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। सिमिलरली हमने फिर क्या किया कि इन दोनों बॉडी ए और बी को आपस में कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, दिस इज द कंडक्टिंग वायर एंड वी कनेक्ट देम। तो एनर्जी चार्जेस का ट्रांसफर हुआ, चार्जेस का ट्रांसफर होने की वजह से एनर्जी कुछ चेंज होगी। तो जो एनर्जी न्यू एनर्जी हमने देखा ए पे वो U1 प्राइम है और न्यू एनर्जी इन बी इज U2 प्राइम। तो मैंने फिर U1 प्राइम और U2 प्राइम की वैल्यू निकाली। तो U1 प्राइम U2 प्राइम की वैल्यू आई 1/2 C1 V स्क्वायर 1/2 C2 V स्क्वायर। V मीन्स कॉमन पोटेंशियल, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ V मीन्स कॉमन पोटेंशियल, ये कॉमन पोटेंशियल है। इसकी वैल्यू हम लोग पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जो मेरे पास फाइनल एनर्जी होगी सिस्टम की वो होगी U1 प्राइम प्लस U2 प्राइम इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सपोज कर लें अगर हम, तो मैंने क्या किया कि मुझको लॉस ऑफ एनर्जी चाहिए, तो मतलब जो फाइनल एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी से कम होनी चाहिए, तभी मेरे पास लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो मैंने UI माइनस UF कर लिया। अगर ये पॉजिटिव आता है लॉस ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स यस द एनर्जी इज लॉस्ट इन चार्जिंग, सॉरी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। बट अगर ये निगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, एनर्जी गेन हो रही है। तो हमारा जो फिजिकल कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चल रहे हैं कि लॉस हो रहा है, ये गलत हो जाता है। तो देखते हैं क्या आता है। अच्छा, अब कैसे निकालना है, तो UI माइनस UF। UI की वैल्यू रखा मैंने, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ UI एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ UF, मतलब U फाइनल। फिर मैंने 1/2 बाहर कॉमन कर लिया, इसको मैंने ओपन किया, C1 V स्क्वायर प्लस C2 V स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 V स्क्वायर। V इज कॉमन पोटेंशियल, ये हमको इसकी वैल्यू पता होती है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, वो रख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे V की वैल्यू रखेंगे तो C1 प्लस C2 डिनोमिनेटर में स्क्वायर में है, न्यूमरेटर में एक बार में है, एक से ये कैंसिल हो गया। फिर इसको मैंने पूरा सॉल्व किया, आप देख सकते हैं। सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है
वो मुझे ये मिलती है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। इसको हमने सॉल्व किया तो ये मिल गया मुझको 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। मैंने V1 माइनस V2 क्यों लिया? बिकॉज V1 इज ग्रेटर देन V2। अब ये जो वैल्यू आई ये पॉजिटिव में आई, दैट मीन्स एनर्जी इज लॉस। अब अगर एनर्जी लॉस हुई है तो किस फॉर्म में लॉस हुई है? तो यहाँ पे देखेंगे एनर्जी इज लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट व्हेन redistribution of charge takes place। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक। तो ना एक समरी में अगर बना लूँ इस पूरे में कि समरी में क्या हुआ मेरे पास, अगर हम देखना चाहें तो देखो समरी क्या क्या थी। मेरे पास एक बॉडी थी ए, एक बॉडी थी बी, इसका कैपेसिटेंस C1, चार्ज Q1, इसका वोल्टेज V1, एनर्जी U1, इसका कैपेसिटेंस C2, चार्ज Q2, वोल्टेज V2 और एनर्जी U2। मैंने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। आफ्टर कनेक्शन यहाँ पे जो चार्जेस आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल निकाला मैंने जो कि दोनों पे ही होगा। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। एक तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, सिमिलरली फिर हम लोग ने देखा था कि कितना चार्ज ट्रांसफर होकर जा रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर। तो जब ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इसकी वैल्यू क्या आई थी जरा सोचिए तो। C1 C2 upon C1 plus C2 V1 minus V2। So this is your transfer of charge from one body to another body। And similarly loss of energy ये आई मेरी 1/2 C1 C2 upon C1 plus C2 V1 minus V2 होल स्क्वायर। तो ये मेरे तीन फॉर्मूले आए थे इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस या क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ क्वेश्चन खत्म होता है। Now this is a new question in which there is a capacitor। ये कैपेसिटर C है, ये एक बैटरी V है, ये एक स्विच S है और ये एक बल्ब B है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है कि as we on the switch what is the effect on the intensity of the brightness of the bulb when we on the switch, when we on the switch S, what is the effect on brightness of bulb। हमको इसके ब्राइटनेस मालूम करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि ये क्या होगा। अब देखिए इसको करना कैसे होता है, इसका आंसर आप पहले बताइए हमें। नाउ दीज आर द फोर ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। द ए इज अ बल्ब will light up for an instant when the capacitor start charging। Start charging the bulb। B is the bulb will light up when the capacitor is full charge। The bulb will not light up at all and the bulb will light up and go off at a regular interval। तो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज जाएगा और निगेटिव से निगेटिव चार्ज जाएगा और ये इन दोनों प्लेट से अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये चार्जेस ट्रांसफर होंगे तो मतलब इसमें कोई करंट फ्लो करेगी तो बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, तो जो सी वाला ऑप्शन है ये तो एकदम ही गलत है। दिस इज एकदम प्योरली रॉन्ग, एकदम गलत आंसर हो गया क्योंकि बल्ब विल नॉट लाइट अप एट ऑल, ऐसा नहीं होगा क्योंकि करंट तो पास होगी शुरू में, लेकिन जब ये चार्ज इसके ऊपर चल इकट्ठा होना शुरू होंगे, कलेक्ट होना शुरू होंगे तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी इंक्रीज होना शुरू होगा। और जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है जब वो V की इक्वल हो जाएगा, V मतलब बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के, तो इस इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। यहाँ पे जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। जब कोई करंट नहीं फ्लो करेगी तो बल्ब का ग्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आंसर होगा इसमें तो ये वाला हो सकता था द बल्ब विल लाइट अप एंड गो ऑफ एट अ रेगुलर इंटरवल। लेकिन जो इन्होंने रेगुलर इंटरवल लिख दिया ना ये गलत हो गया। ये रेगुलर इंटरवल नहीं होता यहाँ पे क्योंकि
कैपेसिटर को चार्ज होने में मिली सेकेंड के भी कम का टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो पहला जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो क्या हो जाएगा, ए, द बल्ब विल लाइट अप फॉर एन इंस्टेंट। एकदम जैसे फ्लैश लैंप होता नहीं है, फ्लैश लैंप इंस्टेंटली जलता है और फिर बंद हो जाता है, एकदम बल्ब जलेगा तुरंत बंद हो जाएगा, तुरंत ऑन होगा, बहुत तेज रोशनी के साथ और फिर एकदम वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है। Now, our next topic is variation of charge, capacitance, potential and energy of parallel plate capacitor. इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें जैसे सपोज आपको एक सिंगल चार्ज अनचार्ज कैपेसिटर दे दिया गया, इसको आपने क्या किया कि एक बैटरी से चार्ज कर लिया। अब बैटरी से चार्ज करने के बाद, ठीक है, आपने क्या किया कि इन प्लेट के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, प्लेट्स की बीच की डिस्टेंस को कम कर दिया। और ये दोनों केस तब होंगे एक बार बैटरी को कनेक्ट करने के बाद और एक बार बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद। सिमिलरली आपने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, जब आपने डाइलेक्ट्रिक डाला तो वो भी दो केस बनेंगे। जब आपने डाला डाइलेक्ट्रिक तो एक बार बैटरी कनेक्टेड है और एक बार बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई, फिर आपने डायरेक्टरी को निकाला तो बैटरी कनेक्ट थी तब निकाला और बैटरी को डिस्कनेक्ट करके तब निकाला। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस यहाँ पे बनती हैं। तो उससे पहले हमको दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है। आपको वो दो चीज़ें हमेशा याद रखेंगे तो कभी भी आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ द बैटरी इज रिमेन कनेक्टेड then the potential difference between the two plate is not changed, ever changed, कभी नहीं चेंज होगा। when battery is remain connected, when battery is remain connected, then potential difference between two plates will not be changed ever। तो पोटेंशियल डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, बाकी सब कुछ चेंज हो जाएगा, सी चेंज हो जाएगा, चार्ज चेंज हो जाएगा, एनर्जी चेंज हो जाएगी, बट वी इज ऑलवेज कांस्टेंट, वी नहीं चेंज हो रहा। और नंबर टू, व्हेन द बैटरी इज रिमूव्ड या आफ्टर रिमूविंग द बैटरी, after removing the battery, the charge on the plate is not change। ठीक है, ये दो बातें हमको याद रखनी है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा, पहला बात ये याद रखना है कि द बैटरी इज रिमेन कनेक्टेड, तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। और अगर हमने बैटरी को चार्ज करके हटा दिया और हम तब उस प्लेट की डिस्टेंस को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक को डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं, कुछ भी करें, एरिया को कम करे बढ़ा दें, कुछ भी करें, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि चार्ज बैटरी से आता है। और जब बैटरी नहीं रहेगी तो वो चार्ज जाएगा कहाँ, अपने आप तो कहीं चार्ज जा नहीं सकता, तो चार्ज उसी पे बना रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा। पहले वाले केस में क्या हो रहा है, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी का काम ही होता है कि रेगुलर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस से लगाए रखना, बनाए रखना। तो ये बैटरी का काम है, इसलिए जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नाउ लेट अस एज्यूम वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये यहाँ पे हमने बनाया डायग्राम, एंड इट इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी वी, हमने इसको वी बैटरी से चार्ज किया। देन तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, सीवी, सी इज कैपेसिटेंस एंड वी इज वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी, वी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ई इंटू डी, और ई क्या होता है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस क्योंकि एयर फील्ड कैपेसिटर हमने लिया है तो वो होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और जो एनर्जी होगी वो हाफ सी वी स्क्वायर से आएगी। अब हम लोग यहाँ पे अगला केस देखते हैं क्या होगा। नाउ द फर्स्ट सिचुएशन, द फर्स्ट केस, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली फिल्ड बिटवीन द टू प्लेट। तो हमको पता है कि अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर है जिसमें एयर है और अगर हमने इसके दोनों प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया यहाँ पे के, तो जैसे ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं तो मेरे पास जो कैपेसिटेंस होता है वो के टाइम्स सी नॉट हो जाता है। मतलब जो हमारे पास नया वाला कैपेसिटेंस आएगा उसे हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी। ठीक, अब इसमें दो सिचुएशन बनेगी, एक कब कब बनेगी, बैटरी इज रिमेन कनेक्टेड, और एक दूसरी सिचुएशन बनेगी बैटरी इज रिमूव्ड। तो यहाँ पे पहला केस देखते हैं, बैटरी रिमेन कनेक्टेड। तो नाउ तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जैसे ही हमारे पास एक एयर फिल कैपेसिटर था, हमने उसके अंदर अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया,
तो डाइलेक्ट्रिक फिल करने से उसका जो न्यू कैपेसिटेंस होगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी। अब देखिए बैटरी अगर रिमेन कनेक्टेड है तो वी कांस्टेंट रहेगा, तो वी तो चेंज होना नहीं है, तो इसमें अगर वी वोल्टेज है तो यहाँ पे भी इसमें वी वोल्टेज रहेगा। चार्ज की बात करें तो मेरे पास पहले वाले में जो चार्ज था वो CV था। अभी हम जब चार्ज निकालेंगे, क्योंकि मेरे पास कैपेसिटेंस चेंज हो चुका है, कैपेसिटेंस मेरा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो मेरा चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा, तो चार्ज इंक्रीज हो गया मेरे पास। ठीक है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, चार्ज हो गया, पोटेंशियल हो गया, और क्या था हमारे पास, चार्ज, पोटेंशियल और एनर्जी। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 CV², क्योंकि C इंक्रीज हुआ है तो हमारे पास एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे एनर्जी भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, चार्ज इंक्रीज हुआ, V कांस्टेंट है, और पोटेंशियल और एनर्जी इंक्रीज हो गई। व्हेन द बैटरी इज रिमेन कनेक्टेड। नाउ द सेकंड सिचुएशन इज बैटरी इज रिमूव्ड। अब हम लोगों ने चार्ज करके बैटरी को हटा दिया, बैटरी इज रिमूव्ड। अब जब बैटरी को हटा देंगे तो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जरा सोचिए। मतलब एक ये एयर फिल्ड कैपेसिटर है, ये डाइलेक्ट्रिक फिल्ड कैपेसिटर है, और मैंने यहाँ पे किया तो हमको मालूम है कि चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो चार्ज कांस्टेंट हो गया, चार्ज में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जरा हम लोग बात करते हैं बैटरी उसकी क्या नाम है, कैप वोल्टेज की। तो देखिए इस केस में वोल्टेज का जो हम लोग देखेंगे तो वो लिख सकते हैं Q/C, और इस दूसरे वाले केस में हम लोग लिख सकते हैं Q/C'। C प्राइम मतलब ये, तो क्योंकि C प्राइम की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो V प्राइम की वैल्यू कम हो जाएगी, तो V प्राइम यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जैसे ही हम लोगों ने एक चार्ज कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया, डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने से उसका कैपेसिटेंस बढ़ गया, और कैपेसिटेंस बढ़ने से उसका वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम हो गया। हम लोग अब जरा एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो हाफ CV² लगाएंगे अगर, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि C भी चेंज हो रहा है और V भी चेंज हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि एक ऐसा फॉर्मूला देखा जाए जिसमें हमारा Q कांस्टेंट रहता है। तो एक फॉर्मूला हमको पता है कि हाफ Q/C, ऐसा कुछ होता है फॉर्मूला। तो हम लोग अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करें हाफ Q²/C, तो हाफ Q²/C में देखेंगे तो Q कांस्टेंट है और C क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब C इंक्रीज होगा तो एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। ये आपको अच्छे से समझ में आता होगा कि जैसे ही हम लोगों ने कैपेसिटर को चार्ज किया, बैटरी को हटा दिया, और फिर उसके बाद डाइलेक्ट्रिक को डाला, तो डाइलेक्ट्रिक को डालने से चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा और एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा एक पहला पॉइंट हो गया, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली फिल्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। इसमें दो सिचुएशन बनेंगे, बैटरी इज रिमेन कनेक्टेड एंड बैटरी इज रिमूव्ड। तो बैटरी रिमेन कनेक्टेड में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, लेकिन चार्ज इंक्रीज हो जाएगा और एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इसका जस्ट अपोजिट होगा, when the battery is removed then charge is not changed but the potential difference is decreases and energy is decreases। तो बच्चों हम लोग आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है, और हम लोग फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे आगे। क्लास कैसा लगा, जो डाउट्स हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। उसके लिए आगे बढ़ते रहिए और सीखते रहिए। ओके, गुड बाय, बाय बाय।